हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र अहम्पा एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर। साथियों, भारतीय इतिहास का टेस्ट सीरीज नंबर 6 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइएगा। और साथियों, अपन टेस्ट सीरीज का भाग 6 आपके कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। और साथियों, मुझे ये कमेंट करके कुछ स्टूडेंट्स बताते नहीं है, बता दिया करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इससे आपका खुद का आंकलन हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। और साथियों लाइक कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और साथियों अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे और या फिर किसी ग्रुप से जुड़े हुए तो उसमें शेयर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ताकि और भी स्टूडेंट देख सके और जुड़ सके और उनको बेनिफिट हो। चलो स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 151वां। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? साथियों, सोने के सर्वाधिक सिक्के, देखो सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों की बात हो गई। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के विम कड़फिशिस ने चलाए थे, कुषाण शासक है। किंतु ये बोल रहा है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए। ऑप्शन फर्स्ट है कुषाण काल में, ऑप्शन सेकंड गुप्त काल में, ऑप्शन थर्ड मौर्य काल में, ऑप्शन फोर्थ हिंद यवन काल में। साथियों, सोने के सिक्कों की बात करें, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे, हिंद यूनानी। और साथियों इसमें अपन देख सकते हैं कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक विम कड़फिशिस ने चलाए थे। और सबसे अधिक सोने के सिक्के, किंतु शुद्ध नहीं थे, किंतु सबसे अधिक सोने के सिक्के थे, उसका आंसर साथियों मैं आपको वैसे ही टाइम दे रहा हूं साथियों, लगभग 10 से 12 सेकंड का समय दे रहा हूं, तो उसमें आंसर बता दिया करो। आप अपने मन में, आप अपनी कॉपी पास में रखो, उसके अंदर क्लिक कर लिया करो कि साथियों आप पता चलेगा कि हाँ जी, इसका आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर साथियों सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। साथियों, सबसे शुद्ध कुषाण शासक विम कड़फिशिस जो बता चुका हूं, और सबसे शुद्ध सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे वो आपके गुप्त शासकों ने चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 152वां टेस्ट सीरीज का और आज का क्वेश्चन नंबर 2। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन फर्स्ट भीतरी गांव के अंदर, ऑप्शन सेकंड बिलसद स्तंभ लेख में, ऑप्शन थर्ड एरण अभिलेख में, ऑप्शन 4 भीतरी स्तंभ लेख में। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स। हाँ जी साथियों, भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, इसका आंसर है 3। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है। और इससे साथियों अपने को पता चलता है कि हुणों का आक्रमण हुआ था गुप्त शासक भानुगुप्त के समय, और उनका जो सेनापति था गोपराज, वो की लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, और उसके पीछे उसकी पत्नी उसके साथ में सती होती है। इसकी जानकारी भानुगुप्त के एरण अभिलेख से होती है। ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 153 का। गुप्तकालीन सोने का सोने के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त होता है? गुप्तकालीन सिक्के कहां से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट बयाना भरतपुर, ऑप्शन सेकंड देवगढ़ जो कि झांसी के अंदर है, ऑप्शन थर्ड भूमरा मध्य प्रदेश, और ऑप्शन 4 है गिरवा या गीवा मध्य प्रदेश। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। बयाना भरतपुर से गुप्तकालीन सोने के सिक्के मिलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 154। सर्वप्रथम गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? किस युग की बात कर रहे? युग की बात कर रहे साथियों। ऑप्शन फर्स्ट कुषाण युग, ऑप्शन सेकंड गुप्त युग, ऑप्शन थर्ड मौर्य युग, और चौथा वर्धन युग। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आपके सही आंसर गुप्त काल है। गुप्त काल बी ऑप्शन इसमें एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 155। क्वेश्चन ये है आपके सामने,
कि जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण, सुदर्शन झील आपके गुजरात सौराष्ट्र गिरनार के अंदर स्थित है, प्राचीन, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय साथियों पुष्यमित्र वैश्य ने करवाया था, कि सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत में गवर्नर पुष्यगुप्त, ठीक है, ये वैसे पुष्यमित्र वैश्य है, ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार रुद्रदामन ने कराई थी, दूसरी बार मरम्मत किसके द्वारा कराई गई, ठीक है। तो साथियों इसमें ऑप्शन फर्स्ट है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सेकंड स्कंदगुप्त, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त सेकंड, ऑप्शन फोर्थ कुमारगुप्त फर्स्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा साथियों। इसमें अपन थोड़ा सा और भी देखेंगे क्योंकि ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसका आंसर है स्कंदगुप्त। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय चक्रपाणि ने करवाया था। चक्रपाणि सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। देखो साथियों, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उस समय पुष्यमित्र वैश्य इसका गवर्नर था। उसके बाद में अशोक के समय तुशास्क इसका गवर्नर था, जिसने इसका सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। उसके बाद में गुप्त शासक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है, उसके समय साथियों चक्रपाणिन है। चक्रपाणिन यहाँ का गवर्नर था, उसने करवाया था। और साथियों रुद्रदमन है, और उसने साथियों शासक रुद्रदमन है, और उसके समय अंतिम रूप से चौथी बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। तो ये सही है, कई बार क्रम पूछ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट राज्यवर्धन ने, ऑप्शन सेकंड आदित्यवर्धन ने, ऑप्शन थर्ड पुष्यभूति वर्धन ने, और ऑप्शन फोर्थ नरवर्धन ने। वर्धन वंश जिसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, मैं आपको क्लास में कभी बात बताता हूं पुष्यभूति वंश के बारे में, मैप बना करके, जिसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा थी। हाँ जी, इसका आंसर साथियों आपके पुष्यभूति वर्धन, सी आंसर एकदम परफेक्ट है। 156 का आंसर है सी, पुष्यभूति वर्धन है जिसने की थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, लाइक वाइक कर लेना स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 57, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी किसे बढ़ाया? ऑप्शन फर्स्ट बंगाल को, ऑप्शन सेकंड कन्नौज को, ऑप्शन थर्ड वैजंती या वनवासी को, और ऑप्शन चौथा कोई नहीं। कदम्ब राज्य है और राजा का नाम है मयूर शर्मन, और इसने किसको राजधानी बनाया था? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, यदि आपने इसका आंसर 3 क्लिक किया है, वैजंती या वनवासी, तो साथियों आपका आंसर एकदम सही है। इसकी ट्रिक बता दूं, वन के ऊपर कौन बैठेगा? मयूर बैठेगा। पिकॉक कहां बैठेगा? वनवासी, वन में ही रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 58, 158, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अंतिम बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले शासक की बात कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कनिष्क, ऑप्शन सेकंड अशोक, ऑप्शन थर्ड बिंबिसार, ऑप्शन 4 हर्षवर्धन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अशोक का आपको टाइम पीरियड पता ही है, ईसा पूर्व में है, और ये फर्स्ट शताब्दी के अंदर कनिष्क हुआ था। अशोक से पहले बिंबिसार हुआ था। बिंबिसार सबसे पहले हुआ था, उसके बाद अशोक। ये बिंबिसार हरेक वंश का था। और इसमें पूछ रहे कि अंतिम वो धर्म को संरक्षण देने वाला शासक कौन था जो संस्कृत का महान ज्ञाता था? साथियों उसका आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन साथियों, जो आरंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, किंतु कालांतर में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। हर्षवर्धन के समय साथियों हेनसांग आया था, और हेनसांग ने साथियों हेनसांग को इसने जो महाधर्म सम्मेलन हुआ था उसका प्रमुख बनाया था, और उसका सहयोग भी किया था। हेनसांग साथियों नालंदा विश्वविद्यालय में बैठ करके उसने शिक्षा भी बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा ग्रहण की थी। ऑप्शन नेक्स्ट हर्षचरित
किसके द्वारा लिखी गई? किताब का नाम है हर्षचरित। ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन फर्स्ट कालिदास, ऑप्शन सेकंड बाण भट्ट, ऑप्शन थर्ड वाल्मीकि, ऑप्शन चार वेद व्यास। हर्षचरित, हर्ष शब्द आ रहा है, इसका मतलब हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि होगा। ऑप्शन साथियों इसका है बी, आपका बाण भट्ट आंसर इसमें एकदम परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट अपन 160 की बात करते हैं। इसमें तो ऑप्शन नहीं दे रखे, एक ही ऑप्शन दे रखा है। चलो ठीक है, इसमें क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? साथियों हेनसांग आया था, हेनसांग आया था। हेनसांग का टाइम पीरियड साथियों 629 से लेकर के 644 तक भारत में रहा था। साथियों इसमें क्या है, हेनसांग जो भारत आया था वो स्थल भाग से ही आया था और स्थल भाग से ही वापस गया था, की बजाय फाहयान साथियों स्थल से आया था और जल मार्ग से वापस गया था। तो इस हिसाब से कभी कभार क्वेश्चन आ जाता, सही कर लेना। हेनसांग की पुस्तक है सी यू की इसका यात्रा वृत्तांत है, सी यू की इसका यात्रा वृत्तांत है। साथियों क्वेश्चन आ चुका है हेनसांग का, ध्यान रखना। भीनमाल जालोर की इसने यात्रा की थी और साथियों विराटनगर जयपुर की भी इस हेनसांग ने यात्रा की थी। और यदि क्वेश्चन की यदि बात करें तो हेनसांग को नीति का पंडित कहते हैं, आधुनिक शाक्य मुनि कहते हैं क्योंकि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आधुनिक शाक्य मुनि कहते हैं। और साथियों यात्रियों का राजकुमार, सबसे इंपॉर्टेंट, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हेनसांग को कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंदर 629 से 644 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस व्यक्ति को सेकंड अशोक कहा जाता है? दूसरा अशोक किसको कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सेकंड स्कंदगुप्त को, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन चार हर्षवर्धन को। किसे सेकंड अशोक कहा जाएगा? दूसरा अशोक, उसकी साथियों धार्मिक नीति के कारण किस व्यक्ति को सेकंड अशोक कहा जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। और साथियों बौद्ध धर्म को किसने संरक्षण दिया था? हर्षवर्धन ने। तो साथियों सेकंड अशोक, इस ऑप्शन इसका 4 नंबर सही होगा, आंसर है आपके हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बाण भट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ऑप्शन फर्स्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सेकंड कुमारगुप्त, ऑप्शन थर्ड हर्षवर्धन, ऑप्शन चार कनिष्क। साथियों कुषाण शासक कनिष्क, जिसके दरबार में चरक था, अश्वघोष थे, नागार्जुन थे, ऐसे महान व्यक्ति थे। तो बाण भट्ट किसके दरबार में था? जल्दी से जल्दी बताइए। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे, कालिदास वगैरह, धन्वंतरी, शंकु, शर्पणक, ठीक है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। साथियों इसका आंसर है 3। बाण भट्ट साथियों हर्षवर्धन के दरबार में थे, जिसने हर्षचरित पुस्तक लिखी थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ साथियों जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, हर्ष व पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुआ संघर्ष, इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है? ऑप्शन फर्स्ट एहोल अभिलेख से, ऑप्शन सेकंड बंसखेड़ा लेख से, थर्ड हाथी गुफा अभिलेख से, चौथा है हेनसांग के वर्णन से या वर्णन से, हेनसांग के वर्णन से, इस हिसाब से कर लो क्लिक। हाँ जी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा 163 का। पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को बुरी तरह से पराजित किया था, उसकी जानकारी, नर्मदा यह नदी चलती है, इसके किनारे बुरी तरह से पराजित किया था। साथियों ध्यान रखना, हमेशा जीता हुआ व्यक्ति ही सुनाता है कि मैंने उसको पराजित किया, हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि मैं उससे पराजित हुआ। तो साथियों ये है एहोल अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख है, जिसके लेखक रवि कीर्ति जैन है, रवि कीर्ति जैन है। साथियों इसने, पुलकेशिन सेकंड ने एहोल अभिलेख में लिखा कि मैंने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को बुरी तरह से पराजित किया साथियों, और इस एहोल अभिलेख का लेखक रवि कीर्ति जैन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतापशील व हूण हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? हूण हरिण केसरी, हरिण कहते हैं मृग को और केसरी कहते हैं शेर को।
हूण मतलब हूण एक विदेशी थे, तो साथियों हूणों के लिए हूण उसके सामने हिरण के समान था और वो था उसके सामने शेर के समान। ऐसा राजा जो कि हूणों के सामने वो शेर के समान पराक्रमी था और हूण उसके राजा के सामने हिरण के समान थे। ठीक है, ऐसा राजा कौन सा था जिसने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन फर्स्ट नरवर्धन, ऑप्शन सेकंड प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन थर्ड आदित्य वर्धन, ऑप्शन चार राज्यवर्धन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 164 क्वेश्चन। साथियों इसमें यदि आपने ऑप्शन 2 सही किया है, ऑप्शन 2 इसने आपने इसमें से चुना है, तो इसका आंसर आपके एकदम परफेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 165। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? साथियों थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट प्रयाग, ऑप्शन सेकंड दिल्ली, ऑप्शन थर्ड कन्नौज। कौन सा नौज? कन्नौज। ऑप्शन चार राजगृह। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और मैं आपको क्लास की थोड़ी याद दिला देता हूं कि किस हिसाब से बताया था। आपको मैंने वर्धन वंश बताया था और वर्धन वंश में इसमें आपको बताया था सबसे पहले प्रभाकर वर्धन और उसके 3 बच्चे बताए थे, राज्यवर्धन बड़े वाला, उसके बाद में हर्षवर्धन और एक बेटी है जिसका नाम है राज्यश्री या राजश्री। और इसकी राजश्री का ब्याह हो जाता है मोखरी शासक ग्रहवर्मन से। और साथियों ये इस हिसाब से ब्याह कन्नौज हो जाता है और राज्यवर्धन की हत्या कर ली जाती है। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? साथियों कन्नौज स्थानांतरित की। इसका ऑप्शन नंबर 3। ये आपको क्लास में मैं सारी चीजें बताता हूं, आपको याद होगा, आपने परफेक्ट इसका आंसर दिया होगा, मुझे विश्वास है। 165 का कन्नौज। साथियों हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के थानेश्वर से चेंज करके कन्नौज को बनाया था। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सकलोत पथनाथ किसे कहा जाता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फर्स्ट कनिष्क, ऑप्शन सेकंड हर्षवर्धन, ऑप्शन थर्ड प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन चार राज्यवर्धन। सकलोतपथनाथ किसे कहते हैं? ये साथियों एक उपाधि है, किस शासक की है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन की ये उपाधि है साथियों, सकलोतपथनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 167। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सेकंड हरियाणा, ऑप्शन थर्ड मध्य प्रदेश, ऑप्शन चार बिहार। जल्दी से जल्दी अभी बताया था। यदि आप इस क्वेश्चन को भी गलत कर लेते हो, क्योंकि मैंने अभी 4 बार तो अभी सुना दिया है, गलत कर लोगे तो फिर तो क्या मतलब, मैप बना करके बता दिया है। आंसर क्या है स्टूडेंट्स? हरियाणा। थानेश्वर कहां पे है? हरियाणा के अंदर। इसका आंसर है बी। अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लो और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। 168। हैंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मतलब हैंसांग जब 7वीं शताब्दी में भारत आया था, 7वीं शताब्दी मतलब 629 ईस्वी में जब हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उस समय सूती कपड़ों का केंद्र कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट वाराणसी, ऑप्शन सेकंड मथुरा, ऑप्शन थर्ड पाटलिपुत्र और ऑप्शन चार है कांची। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। साथियों इसका आंसर है मथुरा। इसका आंसर है मथुरा। ठीक बात है। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो साथियों मैसेज कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, और साथियों कोई क्वेश्चन में यदि उलटफेर हुआ तो मैं कमेंट करके बता दूंगा, आप देख लेना। बाकी लगभग सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नागानंदा नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन था? ऑप्शन फर्स्ट बाणभट्ट, ऑप्शन सेकंड विशाखदत्त, ऑप्शन थर्ड वात्सायन, ऑप्शन चार हर्षवर्धन। नागानंदा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसमें यदि आपने 4 ऑप्शन क्लिक किया है तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है हर्षवर्धन ही नागानंदा
ग्रंथ का लेखक था संस्कृत भाषा के अंदर? साथियों क्वेश्चन नंबर 170, नागानंदा इसमें हटा दीजिएगा। रत्नावली व प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट बाणभट्ट, ऑप्शन सेकंड विशाख दत्त, ऑप्शन थर्ड वात्सायन, ऑप्शन चार हर्षवर्धन। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। हाँ जी, इसका आंसर है साथियों हर्षवर्धन, ऑप्शन चार। तो ध्यान दीजिएगा हर्षवर्धन ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? हर्षवर्धन ने साथियों आपके, हाँ जी, हर्षवर्धन ने एक तो नागानंदा जो कि मैंने पहले दे रखा था, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों ग्रंथ लिखे थे साथियों। मैंने अभी एक क्वेश्चन कहा था, ऐसा कौन सा महान शासक था, अंतिम महान शासक जो बौद्ध धर्म का पोषक था और उसने संस्कृत भाषा को अपनाया और कई ग्रंथ लिखे? तो इसका आंसर क्या होगा? चार। ठीक है, नागानंदा, प्रियदर्शिका और ये जो आपके रत्नावली ये हर्षवर्धन के हैं। और साथियों बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी, ये दोनों पुस्तकें किसकी है? बाणभट्ट की। क्वेश्चन नंबर 171, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को जाता है? कुंभ की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट हर्षवर्धन, ऑप्शन सेकंड अशोक, ऑप्शन थर्ड चंद्रगुप्त, ऑप्शन चार गौरी साहबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। हाँ जी 171, कुंभ मेले का प्रारंभ किसने किया था? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। इसमें यदि आपने एक क्लिक किया है हर्षवर्धन तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले की शुरुआत की थी। कुंभ का मेला कहाँ है? प्रयाग के अंदर लगता है ना? हाँ जी, उत्तर प्रदेश में प्रयाग, इलाहाबाद, वहां पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 172, किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार बहुत है, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? साथियों ये कथन है, वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। ऑप्शन फर्स्ट मेगस्थनीज, ऑप्शन सेकंड फाहयान, ऑप्शन थर्ड हैंसांग, ऑप्शन चार इत्सिंग। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यह किसने कहा था? ऑप्शन नंबर 3 हैंसांग ने कहा था साथियों, हैंसांग। ठीक है, हैंसांग की पुस्तक का नाम बताइए। CU की। जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, लाइक कर लो जल्दी से। हाँ जी, अग्रहार का क्या अर्थ होता है? एक टर्म्स है जिसका नाम है अग्रहार, तो इसका शाब्दिक अर्थ बताना है साथियों। अग्रहार साथियों ऑप्शन फर्स्ट है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान, ऑप्शन सेकंड धर्म निरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन थर्ड सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भू अनुदान, ऑप्शन थर्ड इनमें से कोई नहीं। अग्रहार किसको कहते हैं? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा साथियों। इसमें यदि आपने एक क्वेश्चन यदि चुना है तो आपका एकदम परफेक्ट आंसर है ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान नोन एज अग्रहार, ऑप्शन 174। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौर सबसे पहले किया था? मतलब ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था वो सबसे पहले भारत आया था? ये है। तो साथियों जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है हैंसांग, ऑप्शन सेकंड मेगस्थनीज, ऑप्शन थर्ड इत्सिंग और ऑप्शन चार फाहयान। सबसे पहले भारत कौन आया था? हाँ जी स्टूडेंट्स देखो इनका टाइम पीरियड मैं आपके सामने रख देता हूं तो एकदम आपके सामने आंसर भी परफेक्ट हो जाएगा। ये कब आया था? 629 से 644 तक ईस्वी की बात है। ठीक है, ये आया था आपके 675 ईस्वी में, 675 ईस्वी में इत्सिंग आया था। ठीक है, फाहयान की बात करें 399 ईस्वी से लेकर के 414 तक रहा था, 414 तक रहा था। मेगस्थनीज आया था 305 ईस्वी ईसा पूर्व में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ये देखो ईसा पूर्व है तो इसलिए सबसे पहले मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। शून्य की खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 175, शून्य की खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट वराहमिहिर, ऑप्शन सेकंड आर्यभट्ट, ऑप्शन थर्ड भास्कराचार्य, ऑप्शन चार इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज किसने की थी? जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा।
जीरो की खोज किसने किया? जीरो दिया जब भारत ने, वही जीरो। गुप्त काल में साथियों एक व्यक्ति है जिसका नाम है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्य की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट पहला व्यक्ति था जिसने अपने खुद के नाम से पुस्तक लिखी। पहला व्यक्ति, भारत का पहला व्यक्ति जिसने खुद के नाम से पुस्तक लिखी, और पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय। एक साथियों सूर्य सिद्धांत भी इनकी पुस्तक है, और यहाँ पे शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन 176, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? साथियों ऐसी कौन सी किताब है जिसका बाइबल के बाद में सर्वाधिक भाषाओं के अंदर अनुवाद किया जा चुका है? इसी किताब का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट हितोपदेश, ऑप्शन सेकंड अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन थर्ड पंचतंत्र, ऑप्शन 4 कथा सरित सागर। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किस पुस्तक का बाइबल के बाद में सर्वाधिक भाषाओं के अंदर अनुवाद किया जा चुका है? साथियों 15 तो भारतीय भाषाएं और 40 विदेशी भाषाओं के अंदर अनुवाद। ऑप्शन है वही विष्णु दत्त शर्मा की पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र। विष्णु दत्त शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, जिसका बाइबल के बाद में सर्वाधिक अनुवाद किया जा चुका है। साथियों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, ऑप्शन 177 नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ग्रंथ है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, तो नाटकों से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट वसुमित्र, ऑप्शन सेकंड अश्वघोष, ऑप्शन थर्ड भरत मुनि, ऑप्शन 4 वात्सायन। साथियों ध्यान दीजिएगा, ये वात्सायन का तो है ना काम सूत्र ही है, ये तो इसको आपको परफेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, नाट्य शास्त्र नाटक। ठीक साथियों, इसका आंसर है 3 भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ऑप्शन नेक्स्ट 178 क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? साथियों अंकोर वाट के मंदिर भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अंकोर वाट ऑप्शन फर्स्ट वियतनाम में, ऑप्शन सेकंड तिब्बत के अंदर, ऑप्शन थर्ड इंडोनेशिया में, ऑप्शन 4 कंबोडिया में। कौन सा बोडिया? कंबोडिया। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ पे स्थित है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका यदि आपने आंसर 4 क्लिक किया है तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, कंबोडिया के अंदर स्थित है। ठीक है, हाँ शैलेंद्र शासकों ने साथियों कंबोडिया, ये इंडोनेशिया में शासकों ने मंदिर बनवाए थे, तो साथियों शैलेंद्र वंशीय शासकों ने अमर को, ये जो अंकोर वाट है वो कंबोडिया में है। नेक्स्ट स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन फर्स्ट कालिदास, ऑप्शन सेकंड भास, ऑप्शन सेकंड भवभूति, ऑप्शन 4 राजशेखर। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। स्वप्नवास दत्ता पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर है 2 भास। भास ने साथियों स्वप्नवास दत्ता पुस्तक लिखी। अभी यदि आपको याद नहीं रहे ना तो ये भास स से स्वप्न आता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट गेहूं, ऑप्शन सेकंड चावल, ऑप्शन थर्ड जौ, ऑप्शन 4 बाजरा। तो बाजरी में कौन सा है? जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ जी वेट कर रहा हूं, जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन 3 जो साथियों इसका आंसर है। जो साथियों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज माना जाता है। ठीक बात है। तो साथियों आज ये जो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की चर्चा की है, सबसे पहले स्टूडेंट्स एक मेरा काम कीजिएगा, सबसे पहले तो इसको लाइक कर लीजिएगा। लाइक कर लिया होगा साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा स्टूडेंट्स। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और साथियों अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक
शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कर लो स्टूडेंट्स। और ये मेरा आपके सामने संदेश, प्रिय विद्यार्थियों, एक कोई पीडीएफ भेजता हूँ ग्रुप में, उसका लिखा है कि पीडीएफ की आंसर की आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। साथियों, इसमें आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर के देखोगे ना, तो बहुत सारे आपके इंडियन हिस्ट्री के तो साथियों आप अपलोड कर लूँगा। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की वैसे व्यवस्थित क्लास अपलोड है, और भारतीय इतिहास की क्लासेस काफ़ी अपलोड है, और फास्ट रिवीजन क्लास आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान के इतिहास की अपलोड है। साथियों वो देख लेना, आपके एग्जाम के समय बस 7-8 घंटे के अंदर फिनिश हो रही है सारा मैटर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये साथियों ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको एनीवन कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। मुझे जितेंद्र हेम्पा को दीजिए अनुमति। धन्यवाद।